हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा वर्ग 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। पिछले क्लासेस में हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, चाहे वो डायमेंशनल एनालिसिस हो, चाहे वो एरर एनालिसिस हो, या फिर हमने मात्रक और मापन के बारे में जो पढ़ा था, आज हम एक नया टॉपिक, एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है काइनेमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिक्स में एक ब्रांच होती है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं मैकेनिक्स के नाम से, जिसको हम जानते हैं मैकेनिक्स के नाम से, ठीक है। और मैकेनिक्स के अंदर हमारे तीन जो ब्रांच हैं वो लाई करती है। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स एंड थर्ड वन इज डायनेमिक्स। ये सारे के सारे ब्रांच जो हैं, ये सारे के सारे ब्रांच जो हैं, ये रिलेटेड होती हैं डियर स्टूडेंट्स मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। यानी कि इनमें क्या किया जाता है, वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है इन सारी ही ब्रांचेस में, ठीक है। तो मैकेनिक्स जो है भौतिक विज्ञान की वो शाखा हो गई जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ये पता लगाया जाता है कि वस्तु गति कैसे कर रही है। और जिसमें हमने गति के समीकरण पढ़े थे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपको याद होगा 9th में हमने क्या बात करी थी, गति के समीकरण पढ़े थे और वहां पर हमने इन चीजों को डिस्कस किया था। आज भी हम जो है कुछ जो आपका 9th का सिलेबस है, पहले वो मतलब वहां से बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम चीजें जो अभी हम देखने वाले हैं वो आपके 9th के सिलेबस से ही मैच होंगी। जैसे गति के समीकरण, गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना, है ना, ये सारी चीजें जो है 9th के आपको सिमिलर लग सकते हैं। जो परिभाषाएं हैं, दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण, औसत वेग, ये सारी चीजें जो है आपको 9th के जो टॉपिक में, 9th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था गति का, पूरा मतलब हूबहू वही है। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर एज इट इज मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिसको याद है कि 9th में उसने क्या पढ़ा था, या फिर अगर आप आज घर जाएं तो एक बार 9th का वो चैप्टर एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम पोर्शन वो देखने को मिलने वाला है। मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया, मैकेनिक्स एक भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें हमको तीन अलग अलग शाखा जो है वो देखने को मिलती है। जैसे स्टैटिक्स हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स। इसको हम स्थितिकी बोल देते हैं, ठीक है। स्थिति यानी कि जब वस्तुएं जो है रेस्ट में हों, यानी जब वस्तुएं रुकी हुई हों, है ना। उसके बाद हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा रहता है ना, गति कर रही रहती है। इनमें बस अंतर ये होता है कि काइनेमेटिक्स में हमको इस बात को कंसिडर नहीं करते कि किन बल, किन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो और कारक है, अन्य कारक हैं जो कि वस्तु की गति पर प्रभाव डाल रहे हैं, फिर जिसकी वजह से वस्तु गति में आई है, उनके ऊपर बात नहीं करते। डायनेमिक्स में हम उनके ऊपर भी बात करते हैं। फिलहाल इन ये सारी चीजें हमारे काम के लिए, हम काइनेमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। तो हेडिंग पुटअप करेंगे काइनेमेटिक्स, हेडिंग पुटअप करेंगे काइनेमेटिक्स। एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, भौतिक विज्ञान में अगर मैंने आपको बताया होगा तो बहुत सारी ब्रांचेस होती है। जैसे स्टार्टिंग करें आपकी, तो आपके पास जो सबसे पहली ब्रांच अभी आ रही है वो आ रही है काइनेमेटिक्स, 11th की बात करें, है ना। फिर उसके बाद आप आगे चलते चलते इसमें थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ेंगे, है ना। आप इसमें आगे चलते चलते ऑसिलेशन भी पढ़ेंगे, ऑसिलेशन एंड वेव्स भी पढ़ेंगे। आप इसमें आगे चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाले यूनिट भी पढ़ेंगे, है ना। फिर आप आगे चलते चलते इसमें ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे क्लास 12th में, है ना। फिर इस तरीके से आपको जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये फिजिक्स की ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच है। ये आपको 11th 12th में मिला करके काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच से आपको मिलने का मौका मिलेगा, ठीक हो गया। तो चलिए, ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर अभी हम नहीं करते हैं। अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है काइनेमेटिक्स की, तो मैं मोशन के ऊपर बात करता हूं और मोशन के टाइप्स, यानी मोशन के प्रकार, कितने प्रकार के मोशन आपने क्लास 6th से अब तक पढ़े हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा है कि हम सबसे पहले पढ़ते थे कि एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है ना। रेक्टिलिनियर यानी कि हम इसको बोलते थे सरल रेखीय गति, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, सरल रेखीय गति, एक सरल रेखा में गति। अब ये दो पार्ट में हो सकती है ना। ये हम इसको रेक्टिलिनियर भी बोल सकते हैं। रेक्टिलिनियर मतलब बिल्कुल सीधा सीधा, एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार, एक छोड़ा गया ऊपर से पत्थर,
है ना, बिल्कुल सीधा सीधा चलते हैं तो रेक्टिलिनियर। इसमें कर्विलिनियर भी हमने पढ़ा था। कर्विलिनियर मतलब ये हो गया वक्रीय गति और ये हो गया रैखिक गति, है ना। ये सारी चीजें हमने, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, क्लास 6th 7th 8th में ही है ना, ये वहां पर आपने चीजें पढ़ी होंगी। तो इसके बाद आता है हमारे पास और दूसरे टाइप की, जो कर्विलिनियर मोशन में समझ में आ गया ना, जैसे पहाड़ पे चलती हुई गाड़ी है तो वो ऐसे वक्रीय जो है उसकी गति रहती है, टेढ़े मेढ़ी जो है उसकी गति रहती है। फिर उसके बाद वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, वृत्त की परिधि में ऐसे गोल गोल जो है घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी को आप मान लीजिए, है ना, या फिर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, एक धागे पर एक पत्थर बांधिए छोटा सा, है ना, थोड़ा लंबा धागा, और उसको ऐसे सर के ऊपर घुमाइए तो वो ऐसे गोल गोल घूमेगा, वृत्तीय गति करेगा, सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा है दोलनी गति, है ना, दोलनी गति भी हमने पढ़ा है। दोलनी यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। जैसे झूला है, झूला क्या करता है, झूला ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे झूलता है ना, तो वो ऑसिलेटरी मोशन हो गया। इसके अलावा हमारे पास रोटेटरी मोशन होता है, घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति में क्या आ गया, घूर्णन गति में आ गया हमारा पंखा। पंखा घूमता है किसके चारों तरफ, जो उसमें डंडी लगी होती है उसके चारों तरफ वो घूमता है ना, फिक्स एक्सिस के अराउंड घूमता है। लट्टू हो गया आपका। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ गया, काफी सारे हमने एग्जाम्पल पढ़े थे। कंपन गति पढ़ा था। कंपन गति में क्या होता है, कंपन में, वाइब्रेटरी मोशन में ये होता है कि कोई एक पार्टिकल जो है, कोई एक कण जो है अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे गति करता है ना, मतलब अपनी मेन पोजीशन से आगे जाएगा, फिर वापस मेन पोजीशन, फिर पीछे। तो ये मोशन होता है कंपन गति में किसी पार्टिकल का। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के हमने क्या करे थे, मोशंस पढ़े थे अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट तरीकों से गति कर सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। आज की क्लास में हम क्या बात करने जा रहे हैं, आज की क्लास में आप सिर्फ सरल रेखीय गति के ऊपर बात करेंगे, जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। वृत्तीय जो गति है वो भी हमने क्लास 9th में देखा था, बट अभी हमको फिलहाल इसको यहाँ पर नहीं देखना, आगे चलकर हम देखेंगे। आप इसमें दोनों चीजें देखने वाले हैं, सरल रेखीय गति, ठीक है, एक तल में गति, वृत्तीय पथ पर गति, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर क्लास 11th में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। तो मैं फिलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग पुट अप कर रहा हूँ। ठीक है। आप भी कॉपी में हेडिंग लगाइए, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, काइने शब्द का अर्थ होता है, काइने शब्द का अर्थ होता है गति यानी कि मोशन, और मैटिक शब्द का अर्थ होता है, मैटिक शब्द का अर्थ होता है गणित यानी कि मैथ्स। तो गति के जो गणना हम करते हैं, मोशन की जो मैथ करते हैं, मोशन को जो हम समझते हैं, वो काइनेमेटिक्स के अंदर समझते हैं। ठीक है। इसको हम गतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिकी, है ना। और इसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। हेडिंग पुट अप करेंगे, हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि एक विमीय गति। चलिए नोट डाउन करेंगे, चैप्टर का नाम अच्छे से लिख दिया होगा आपने। ठीक है। यहां पर हम रेखीय गति की बात करेंगे। रेखीय गति, रेखीय गति से क्या मतलब है, सपोज ये ए पॉइंट है, यहां से बिल्कुल सीधा सीधा बी पॉइंट पर कोई अगर ऑब्जेक्ट चले या फिर कोई अगर कार चले, तो इसको हम कहेंगे, इसकी गति को कहेंगे सरल रेखीय गति। ठीक है। कोई वस्तु या फिर कोई कार इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बिल्कुल सीधी रेखा में अगर चले तो इसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। ठीक। अब सरल रेखीय गति पढ़ने से पहले हमको कुछ डेफिनेशन या फिर कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। ये टर्म्स क्या क्या है, देखिए, आपको पता होना चाहिए दूरी का, दूरी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए विस्थापन क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। दूरी विस्थापन के अलावा आपको पता होना चाहिए वेग क्या होता है, या फिर वेग से पहले हम क्या देते हैं चाल क्या होता है, स्पीड। आपको वेग का पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। और ये सारी चीजें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। इसके अलावा गति की समीकरण भी पता होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्लास 9 में पढ़ी थी। ग्राफीय विधि से हम किस तरीके से निरूपित करते हैं वो भी पता होना चाहिए। बट बेसिक चीजें जो हैं वो ये हैं, ये पता है तो आगे की कहानी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि दूरी, विस्थापन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनको हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दूरी की, डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस को हम कहते हैं कुल पथ लंबाई। कुल पथ लंबाई मतलब ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये हमारी पूर्व दिशा है ईस्ट, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा है, और ये हमारी दक्षिण दिशा है। सपोज क्या होता है, एक लड़का है जिसका नाम है राम। राम क्या करता है, यहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करता है इस ओ बिंदु से। वो पूर्व में जाता है 4 मीटर, फिर उसके बाद दक्षिण में जाता है 3 मीटर, फिर वहां से वो पश्चिम में जाता है 4 मीटर, और फिर वापस 3 मीटर वो उत्तर की तरफ जाता है। ठीक है, तो कितनी दूरी इसने तय करी, कितनी दूरी तय करी। तो दूरी के लिए हम क्या करेंगे, कुल पथ लंबाई, मतलब कितना चला ये टोटल। तो सबसे पहले 4 मीटर चला, फिर 3 चला, फिर 4 चला, फिर 3 चला, मतलब टोटल कितना चला ये, 4 + 3 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा 14 मीटर। तो मतलब इसकी द्वारा जो चली गई दूरी है कुल, वो 14 मीटर है, 14 मीटर है। तो सारा जोड़ लेना है, शुरू से कहां से करा, उसके बाद कितना कितना चलता गया, सारा जोड़ लेना है। दूरी में हम क्या करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसे हम डी से निरूपित करते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसे डी से निरूपित करते हैं। इसके अलावा इसका मान जो है सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका मान क्या होता है, सदैव धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यह एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि, सदिश राशि के बारे में हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अदिश राशि को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसका दिशा से कोई लेना देना नहीं। अभी जब मैंने आप इस आदमी को चलाया था, है ना, चारों दिशाओं में, तो हमने ये नहीं देखा कि उसकी दूरी नापने के लिए कि वो किस दिशा में गया, नहीं, हमने ये देखा कि कितनी कितनी दूरी उसने चली और उनको हमने ऐड कर दिया। दिशा से यहाँ पर निर्भर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि वही राशियां होती हैं जो कि दिशा पर निर्भर नहीं होती है। तो यह क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सारी चीजें आपको दूरी के बारे में आई होप पता होंगी। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो दूरी से ही मिलता जुलता टर्म है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। कैसे समझेंगे इसको, देखिए सपोज ये एक सीधी रेखा है ए बी,
अब इसमें ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 0 हो गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये यहाँ पर 4 किलोमीटर। ठीक है। अब सपोज आप जो है गाड़ी लेकर निकलते हैं यहाँ से आप यहाँ तक गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर यहाँ से वापस आ गए, यहाँ पर आए और फिर यहाँ पर आए। तो दूरी की अगर बात करेंगे, कितनी दूरी तय करी आपने, दूरी बोल रहा हूँ कुल पथ लंबाई, मतलब आप यहाँ से यहाँ तक गए, 3 ये हो गया, फिर वापस आए 1 और 1, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब आप टोटल 5 किलोमीटर चले। अगर ये किलोमीटर में है तो आप टोटल कितना किलोमीटर चले, दूरी अगर बोलूं जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें आप 5 किलोमीटर चल गए, क्योंकि यहाँ से 1 फिर 2 फिर 3 फिर वापस यहाँ आए 4 फिर वापस यहाँ आए 5, मतलब आप टोटल 5 किलोमीटर चले। इस ये वाली जो यात्रा है इसमें दूरी, समझ गए आप बात को। मैंने आपको बोला आप यहाँ से यहाँ तक गए फिर वापस यहाँ आए, तो टोटल आप कितना चल गए, 5 किलोमीटर चल गए। लेकिन अगर मैं बोलूं विस्थापन कितना रहा आपका सेम यात्रा में, तो विस्थापन में हम ये नहीं देखेंगे कहां कहां गया, नहीं, इसने शुरू कहां से करा, यहां से प्रारंभिक बिंदु ये रहा, और इसने खत्म कहां पर करी अपनी यात्रा, पूरा घूमने के बाद यहां पर रुक गया, तो ये हो गया अंतिम बिंदु। तो क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, ये रहा प्रारंभिक बिंदु, ये रहा अंतिम बिंदु, ये जो दूरी है कितना है, 1 किलोमीटर, तो विस्थापन कितना हो गया, 1 किलोमीटर। समझ में आया। तो ये पूरी यात्रा के लिए इसकी दूरी, इसने कितनी दूरी तय करी, 5 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना है, सिर्फ 1 किलोमीटर का। कैसे निकाला, विस्थापन के लिए आपको पूरा नहीं देखना है वो कहां कहां घूमा, कितनी जगह गया, नहीं, मतलब सपोज आप घर से निकले, आप हरिद्वार घूमने गए, हरिद्वार के बाद आप दिल्ली घूम के आए, दिल्ली घूम करके आप वापस हरिद्वार आए और हरिद्वार से आप वापस अपने घर आ गए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपका विस्थापन कितना है, तो 0 विस्थापन है, क्योंकि आपने जहां से अपनी यात्रा शुरू करी आप वापस वहीं पर आ गए, है ना। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कुछ दूरी है नहीं, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की कुछ डिस्टेंस है नहीं, क्योंकि जहां पर आप पहले थे वहीं पर आप आ गए। अगर दूरी की बात करेंगे तो दूरी के लिए फिर देखना पड़ेगा, आप यहाँ से हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार से आप दिल्ली गए, फिर दिल्ली से फिर वापस हरिद्वार आए, फिर हरिद्वार से वापस घर आए, सारी दूरियां जोड़ करके टोटल जो निकल के आएगा आंसर वो आपकी दूरी होगी। लेकिन विस्थापन के लिए हमको ये नहीं देखना आप कहाँ कहाँ गए, आप शुरू कहाँ से करी थी, घर से, अभी कहाँ पर पहुंचे, घर पर पहुंच गए, तो विस्थापन 0 हो गया, खत्म। समझ गए बात को। तो विस्थापन और दूरी का ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हमको बस ध्यान देना होता है इनके डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से अंतर लगा लेंगे, विस्थापन कौन सा दे रखा है और दूरी कौन सी दे रखी है। चलिए इसे भी हम डी से या एस से डिनोट कर लेते हैं, डी से कभी डिनोट कर लेते हैं या फिर कभी एस से भी डिनोट कर लेते हैं। निरूपित करते हैं, इस चीज में कंफ्यूज मत रहना कि इसको कैसे निरूपित करते हैं, इसका मतलब समझना, इसका कॉन्सेप्ट समझना। इसका मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। और यह क्या है, एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यानी दिशा पर निर्भर ये रहती है। इतनी बातें नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए ये समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया मतलब उसकी समझ में आ गई है बात। सपोज ये एक ऐसा गोल रास्ता है, ये क्या है, एक गोल रास्ता है, ठीक है। आप जो है इस रास्ते पर, ये इस गोल रास्ते का डायमीटर है यानी व्यास है, ये क्या है, इस गोल रास्ते का व्यास है सपोज, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ध्यान से सुनना मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। सपोज आप जो है इस रास्ते पर यहां ए बिंदु से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, ठीक है, ए बिंदु से चलना शुरू करते हैं और इस तरीके से ए बिंदु से ऐसे इस सर्कल से इस वृत्तीय रास्ते पर घूमते 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 यहां बी पॉइंट पर पहुंचते हैं। क्या बोला, ये ऐसा गोल रास्ता है,
ये गोल रास्ते पर आपने क्या करा, ये इसका व्यास है, डायमीटर है इस गोल रास्ते का। यहां से आप ए पॉइंट से चलना शुरू करा आपने, घूमते 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 आप यहां बी पॉइंट तक आए। समझ गए? इस जो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस अगर आर है तो आपको बताना है कि ए से बी तक जाने में आपका नंबर 1 दूरी कितनी तय करी है आपने, और नंबर दूसरा आपका विस्थापन कितना था। दूरी और विस्थापन बताएं ए से बी तक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएंगे ए से बी तक। अब तक जो बातें समझाई अगर आपने ध्यान से सुनी होंगी, समझी होंगी, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। 2 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है? 2 मिनट के टाइम में जल्दी से इसको सॉल्व करके बताएंगे। मैं देख रहा हूं सभी को, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं एक बार। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ रहा है इस वृत्तीय रास्ते पर, इस वृत्त की त्रिज्या आर है, तो कितनी दूरी इसने तय करी वो बतानी है, और कितना विस्थापन इसका रहा ये बताना है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आर की जगह वैल्यू रख देता हूं कुछ। सपोज इस वृत्त की त्रिज्या है 2 मीटर, 2 मीटर त्रिज्या है। चलिए अब बताएंगे। जीआईसी वेदिका, आपको क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ पे क्लास चल रही, कहाँ है आपकी नोटबुक, आपकी कॉपी कहाँ है? जीआईसी वेदिका, क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर रही है? आप मूवी देखने बैठ रखे क्या? यहाँ पे कोई पिक्चर चल रही है? 2 मिनट पूरे हो गए हैं, आपने अब तक कॉपी नहीं निकाली, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप? जीआईसी वेदिका के बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20 सेकंड का टाइम रह गया, जल्दी से सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। चलिए किन किन बच्चों ने कर लिया है क्वेश्चन जरा बताएंगे, हाथ खड़े करेंगे। अगर किसी का आंसर आया है तो हाथ खड़े करें। अगर किसी भी बच्चे का आंसर आया है तो हाथ खड़े करें। ठीक है, जीआईसी वेदिका से 2 बच्चों ने हाथ खड़े करे हैं। माइक ले लीजिए बच्चे आप। जीआईसी वेदिका, जो बच्चों ने हाथ खड़ा किया था अभी, माइक ले लीजिए बच्चे। आपकी क्लास में कोई टीचर हैं जीआईसी वेदिका? आप चाहते हैं कि यहाँ से हम आपके प्रिंसिपल सर को कॉल करें? और डिसिप्लिन्ड वे में बैठ जाइए आप। अगर क्वेश्चन बच्चों पढ़ाया हुआ, जो भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ आपके डाउट रहते हैं, तो वो आप पूछिए। उस चीज के लिए आपके साथ कोई इश्यू नहीं है, उसमें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। हम लोग यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हैं। जीआईसी बांदिया से आंसर आ रहा है किसी बच्चे का? बताइए, आप माइक ले लीजिए। देखिए क्लास 11th में अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको इसमें सोचने की जरूरत है। सर दूरी आई है 6.28 और विस्थापन 4 मीटर। ओके, 6.28 मीटर दूरी, और विस्थापन कितना है? 4 मीटर। ओके गुड। क्या नाम है आपका? जीआईसी बांदिया से बोल रहे अभय हैं आप? साहनी। गुड अभय, बैठ जाइए। और किसी का आंसर आया है? और किसी बच्चे का आंसर आया है? बैठ जाओ, बैठ जाइए बेटा। थैंक यू। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान यहां पर रखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 11th के बच्चे के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर। दूरी के लिए मैंने क्या बोला था? दूरी के लिए कुल पाथ लंबाई, कुल पथ लंबाई। तो यहां से अगर यहां तक की बात करें तो ये क्या है? ये वृत्त का परिमाप है, वृत्त की परिधि इसको बोलते हैं आप, है ना, सरकमफेरेंस। अब ये पूरा पूरा वृत्त की परिधि कितनी है? 2 पाई आर। लेकिन जो यहां से लेकर यहां तक चलेगा ये, तो ये पूरा वृत्त तो होगा नहीं, ये क्या होगा? अर्धवृत्त होगा, सेमी सर्कल होगा। होगा या नहीं होगा? सेमी सर्कल की जो परिधि होगी उतना ही ये चला है। सेमी सर्कल की परिधि कितनी होती है? पाई इंटू आर। अभी फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, है ना। ये पूरा का पूरा यहां से लेकर अगर यहां तक एक चक्कर लगाए तो 2 पाई आर होता है, आधा चक्कर लगाए तो पाई आर होता है। वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 2, है ना।
इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 44/7 और दूरी कितना निकल के आ रही थी इनकी 6, तो 7 6 जा 42। हाँ ठीक है, करेक्ट आंसर है 6.6 के समथिंग आएगा। देखिए कितनी इजी कैलकुलेशन थी। और विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन के लिए मैंने क्या बताया था, विस्थापन के लिए ये नहीं देखना कि कौन से रास्ते से गया, ये देखना है शुरू कहां से करा, तो शुरू यहां से करा। ये देखना है कि शुरू कहां से करा, तो ये रहा प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट, और खत्म कहां पे करी अपनी यात्रा, यहां पर करी, ये रहा अंतिम बिंदु। और क्या बोला था, इनके बीच की न्यूनतम दूरी, रास्ता नहीं देखना है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये रही, ऐसे सीधे जाएगा तो ये इसकी न्यूनतम दूरी है, मतलब ये इसका विस्थापन है। और ये विस्थापन किसके बराबर है, AB के बराबर। मतलब विस्थापन क्या आ रहा है, AB, और AB क्या है, व्यास है। अगर आप देखें ध्यान से तो AB क्या है, इस वृत्त का व्यास है, यानी कि डायमीटर है। और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 × r होता है। त्रिज्या कितनी है, 2, तो व्यास हो जाएगा 4 मीटर, मतलब कि विस्थापन हो जाएगा 4 मीटर। तो जी आंसर भी करेक्ट है। अभय साहनी का GIC बांदिया से करेक्ट आंसर आया है। सिर्फ एक बच्चे ने इतने स्कूलों में से सॉल्व करा है और आंसर बताया है, ठीक है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है बाकी सारे बच्चों के लिए। आप क्लास 11th में आए हैं और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो बच्चों आगे चल के आपको थोड़ा सी मुश्किल आएगी। ये बेसिक चीजें हैं, अभी हम क्लास 11th की बात के ऊपर नहीं आए, ये कक्षा 9 में आपको सिखाया गया है, मैंने वो बताया आपको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लें। ऐसे ही मैं और क्वेश्चन आगे के आने वाली क्लासेस में कराऊंगा आपको। अगर नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, अगर आप चाहते हैं सीखना तो मैं आपको सिखाऊंगा। अदरवाइज अगर आप क्लास में ऐसे बैठे रहेंगे जैसे पिक्चर देखने के लिए आए हैं तो मैं उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए है, जो चीज आप पढ़ना चाहते हैं वो बताएं, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रहती है वो बताएं, जो टॉपिक नहीं समझ में आता है वो बताएं, चाहे वो बहुत ही बेसिक टॉपिक हो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।